पूरी विपक्षी एकता एक तरफ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेल एक तरफ। दोनों सवालों के घेरे में है। क्या विपक्षी एकता संपूर्ण हो पाएगी? यूपीए 1 यूपीए 2 चलाने वाली कांग्रेस ये जानती है कि यूपीए में मौजूद उसके घटक दल या पुराने साथी तो उसके साथ रहेंगे। इसमें एक एडिशनल नाम जो है वो नीतीश कुमार का दिखता है। नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ वो विपक्षी एकता के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। तो एक चेहरा तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप कुछ नए चेहरों की बात करते हैं जिन्होंने कभी एनडीए का रुख किया, कभी यूपीए का रुख किया, तो कभी किसी के साथ नहीं रहे। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को लेकर यही सवाल खड़े होते रहे। ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर फोकस कर रही हैं। जब कांग्रेस और वाम दल मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कहीं और कोई और कॉम्बिनेशन बनाकर ममता बनर्जी को बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। उनकी एक ही मांग है कि आप पश्चिम बंगाल मेरे लिए छोड़ दीजिए, बाकी जगह हम आपका सपोर्ट कर देंगे। खैर, ये मुमकिन नहीं दिखता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने कहा कि पूरी विपक्षी एकजुटता एक तरफ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये एक तरफ है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी एक राज्य भर तक ये बात सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये कॉम्बिनेशन आपको दिल्ली पंजाब में तो सीधे सीधे दिखाई देगा, लेकिन गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की आमद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने वोट शेयर्स को गुजरात में बढ़ाया है, उसके बाद ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यदि कोई समझौता गुजरात में नहीं करते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वो भी तब जब पिछली बार पूरी की पूरी सीटें मिली थी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पूरे देश की सियासत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका हुआ है। तो गुजरात उनका गृह राज्य है। यहाँ से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं। लिहाजा ये एक और राज्य है जहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समीकरणों पर सबकी नज़र रहेगी। दो और राज्य हैं जिनमें अभी वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के बीच में ये थोड़ी सी एक जो दूरी देखने को मिल रही है, ये इन दो राज्यों की वजह से भी है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग तैयारी कर रही है। वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चे के साथ में दिखाई पड़ती है, जिनमें आरएलपी, हनुमान बेनीवाल जैसे चेहरे या कुछ। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आपसी सहमति से जिन जिन सीटों पर प्रभावित किया जा सकता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेगी। एक बार फिर यदि आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ती है, जैसा कि लग रहा है, तो इसका नुकसान बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को होगा। आम आदमी पार्टी के साथ भी एंटी बीजेपी वोट ज़्यादा जाते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी इससे शक्तिशाली होगी जब वोटों का बंटवारा होगा। ये बात कांग्रेस भी जानती है, आम आदमी पार्टी भी जानती है। तो देखना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या समीकरण बनता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। पटना में विपक्ष की मेगा बैठक हुई थी और शिमला में होने वाली महाबैठक में कांग्रेस और आप के बीच में क्या एकता और सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है और ऐसा फिलहाल लग रहा है कि नहीं बन पाएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर गतिरोध जारी है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक से पहले ही समर्थन की तमाम पार्टियों से मांग कर चुके हैं और खास तौर पर कांग्रेस से। पटना की बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी, जिसमें कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों ने आप को अपना समर्थन दिया। यहां पर सवाल उठता है कि आपको इतनी पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस की एक हाँ की क्यों ज़रूरत है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शिमला बैठक से पहले क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो पाएंगे, क्या एक हो पाएगा विपक्ष। दरअसल कांग्रेस और आप के बीच केंद्र के लाए गए अध्यादेश के कारण गतिरोध जारी है। अरविंद केजरीवाल की मांग ने एक बार फिर इस पूरे मामले को उलझा दिया है और कांग्रेस का इस पर स्पष्ट रुख न रखना ये एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। लेकिन कांग्रेस का नज़रिया स्पष्ट न होने के चलते आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के व्यवहार को संदिग्ध बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद दोनों दलों में तल्खी और बढ़ती दिख रही है। दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी जारी है और इसकी वजह से दोनों के बीच अविश्वास गहराता जा रहा है। पटना में विपक्ष की बैठक में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन का विशेष तौर पर जिक्र हुआ था। बैठक में मौजूद एक सूत्र ने जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इनकी बातें सामने आई थी, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इनका उल्लेख किया गया है कि जब खरगे ने आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ द्वारा राहुल गांधी पर किए गए अकारण हमले को उठाया, तो संजय सिंह ने संदीप दीक्षित के आप सीएम के खिलाफ एनआईए से जांच की मांग और माकन द्वारा लगातार किए जा रहे हमले का जिक्र करते हुए जवाब दिया। फिर खरगे ने पूछा कि संसद में कांग्रेस ने आपका कब साथ नहीं दिया। संजय सिंह ने पूछा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आप कब हमारे साथ नहीं आई।
ममता बनर्जी ने इसमें हस्तक्षेप किया था। ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को सुझाव दिया कि वो अतीत में न जाएं बल्कि आगे देखें। दोस्ताना भाव दिखाते हुए उन्होंने बैठक से इतर लालू प्रसाद यादव को साथ लेकर चाय और बिस्किट पर मुद्दे सुलझाने की पेशकश भी की। पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके वॉकआउट के बाद बातचीत में रुकावट आ गई। अब अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के वॉकआउट का मकसद बताया है। अजय माकन ने केजरीवाल की आलोचना की है। माकन ने दिल्ली सीएम की आलोचना करते हुए कहा वो जेल जाने से डरते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया जाए, एजेंसियां उन पर शिकंजा कस रही हैं, इसलिए वो सिर्फ विपक्ष की निंदा करने के लिए इस तरह की दबाव वाली रणनीति अपना रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस एक तरफ चाहती है विपक्षी एकजुटता, दूसरी तरफ ये हमले भी हो रहे हैं, तो ये एक चिंता का कारण है विपक्षी एकजुटता के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर यदि हमले होंगे तो आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाइयां आपके साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ हैं। दिल्ली गठबंधन तब तक काफी व्यवहारिक था जब तक कि अध्यादेश पर दिल्ली में तीखी बहस के कारण हालात बदतर नहीं हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि शिमला बैठक 13 और 14 जुलाई को होने वाली है, और वहीं केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी उपस्थिति की पूरी गारंटी दे। जब तक कि यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, उनकी मौजूदगी पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि यदि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस शिमला में लाने में कामयाब हो गई तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, विपक्षी एकजुटता का एक बहुत बड़ा संदेश होगा। इसलिए माना जा रहा है कि शिमला की बैठक के पहले बहुत मुमकिन है कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट करे। आम आदमी पार्टी के लिए अगर वो एक कदम आगे बढ़ती तो बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रस्तावों पर विचार करे जो कांग्रेस की तरफ से रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहने वाला। हालांकि आपको याद होगा सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि यदि दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़ने की बात कांग्रेस कह दे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए और बहुत वाजिब सी मांग भी दिखाई देती है। लेकिन दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा भी मान लीजिए आप, हिमाचल भी मान लीजिए, उत्तराखंड भी मान लीजिए, ये भी इससे अछूते नहीं है जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना काडर तैयार किया है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर यदि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ साथ चुनावी मैदान में है और कोई एक उम्मीदवार ये विपक्षी एकजुटता नहीं देती है तो इसका नुकसान विपक्षी एकजुटता को, कांग्रेस को हो सकता है या बीजेपी के खिलाफ खड़े किसी भी दल को हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, जिसे विपक्ष ने ऐतिहासिक बैठक करार दिया। वहीं पटना में विपक्षी दलों की मेजबानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। कहा जाता है कि कई विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस की अगुवाई में ऐसी किसी कवायद में साथ दिखने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते नीतीश को कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। वो किसी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं ऐसे दलों और कांग्रेस के बीच में। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में बनाई गई रणनीति को लेकर मीडिया से बातचीत की। केसी त्यागी का दावा है कि 450 सीटों पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने पर रणनीति बन चुकी है। त्यागी ने 1 दर्जन राज्यों का नाम लेकर बताया कि कहां-कहां बीजेपी के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतरेगा। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ममता बनर्जी और कांग्रेस को लेकर अभी कोई एका देखने को नहीं मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूरियां रहें ऐसा भी नहीं लगता है। देखिए, ऐन चुनाव के पहले यदि कोई समझौता होता, सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, एक दबाव बनाया जाता है, सीटों पर ज़्यादा दावेदारी की जाती है। अब अगर आप देखें तो वामपंथी दल और कांग्रेस जो है वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है, और टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ये मोर्चा जो है वो ध्वस्त हो गया है महागठबंधन में, क्योंकि ममता बनर्जी इससे ठीक पहले जो है वो अपनी बात रखती रही, वो विपक्षी मोर्चे के साथ खड़ी दिखाई दी। अचानक से वो बंगाल में जाकर उनके तेवर बदल जाएंगे या अचानक से कोई घटनाक्रम हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो बढ़ रहे हैं। अब अगर जनता दल यूनाइटेड की मानी जाए, अब अगर केसी त्यागी की मानी जाए, तो उनके मुताबिक तो ममता बनर्जी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और अखिलेश यादव और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल बनना तय है गठबंधन। त्यागी ने आगे कहा कि इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की सभी सीटें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य शामिल हैं। उन्होंने कहा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रुझान बीजेपी के पक्ष में था, इस बार ऐसा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता के बड़े हिस्से में वर्तमान सरकार को लेकर काफ़ी निराशा है। केसी त्यागी ने कहा हमें खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। हमने बीजेडी, वाईएसआर, केडीपी और बीआरएस को नहीं बुलाया था।
वहीं त्यागी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि इस तरह के प्रचार गलत हैं कि ये दल बैठक में शामिल नहीं हुए। हमारा कोई निमंत्रण इन दलों को नहीं गया था और जिन भी दलों को बुलाया गया था लगभग वो सभी बैठक में मौजूद। जो दल नेता और मुख्यमंत्री मौजूद थे उनकी लगभग 450 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति है। इन सीटों पर हम बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार को उतारने के फैसले पर लगभग सहमत हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर त्यागी ने कहा, विपक्षी दलों की बैठक किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक थी, लिहाजा उसमें किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं रखा जाता, उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के कॉमन एजेंडे पर चर्चा होती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को सलाह दूंगा कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई बयान ना दें। तो ममता बनर्जी और अखिलेश को लेकर तो वो स्पष्ट बात कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर वो सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की इस औपचारिक पहली मीटिंग में 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। इसका अहम एजेंडा बीजेपी के खिलाफ देश में विरोध मोर्चा को आकार देने के लिए एक ठोस रूपरेखा पर चर्चा थी। वहीं विपक्ष की महाबैठक में नेतृत्व संबंधी सवालों को दरकिनार कर संयुक्त मुकाबले की रणनीति पर फोकस रहा। इस बारे में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह का मीडिया में कहना था कि बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि विपक्षी पार्टियां जल्द एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करें और इसके आधार पर आगे बढ़ें। आपको यह भी बता दें कि पटना के विपक्षी मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, एसपी नेता अखिलेश यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव तो थे ही, साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और इस समय मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, सीपीएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम नेता मौजूद थे। तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या बनते हैं, खासतौर पर शिमला की बैठक में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।